नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेशन 24 में। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज का मेरा विषय है गणित, जो कि लेवल 1 के लिए है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि यदि आप जेटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, यह 30 प्रश्नों का सेट है और मैं आशा करता हूं कि वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। चलिए, आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। 61 नंबर का सवाल है कि सवाल देखते हैं फिर से कि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या होगी। यानी कहने का मतलब इसको ऐसे समझ लें कि एक फैक्ट्री में क्या है, प्रति 9 में से, यानी कि 9 में से अगर 9 पुरुष होंगे, समझ लें 9 अगर पुरुष हैं तो एक महिला है। और यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कुल कामगारों की कुल संख्या कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, इसका बनाया हुआ देख लें क्या है कि कामगारों की कुल संख्या बराबर क्या होगा, 125 गुने 9 बराबर 1125। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, बड़ा अच्छा सवाल है, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें इसको। बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है सॉल्यूशन। सवाल को देखते हैं हम लोग क्या है कि यदि ए बराबर बी का 2/3 और बी बराबर सी का 4/5 तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो आइए, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि ए बराबर यहाँ लिखा बी का 2/3, यानी का मतलब गुना, यानी बी गुने 2/3, यानी 1/b, यानी कहने का मतलब बी इधर चला आया तो a/b हो गया बराबर 2/3, यानी ए अनुपात बी बराबर 2/3 यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए बी अनुपात सी का 4/5, यानी सी गुने 4/5 होगा, अर्थात बी बटा सी बराबर 4/5, यानी बी अनुपात सी बराबर 4/5 हो गया। अब चूँकि देखिए यहाँ पे बी का मान यहाँ भी आपका 3 है और यहाँ भी आपका 4 है। अब बी का मान 3 और 4 हो गया तो बी का मान 1 करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि 3 अनुपात पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तब बी का 2 मान हो गया। तब 2 मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे यार। 4 तिया ये 12 आपका हो गया। अरे बी के जगह क्या हो जाएगा, 12 कन्फर्म 12 हो गया। अब देखिए, अब 1 के जगह मेरा 2 था, अब उसको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 था, 3 को 4 से गुना के 12 था, 2 को भी 4 से गुना करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद 12 तो है और 3 पचे 15, यानी 8 अनुपात 12 अनुपात 15। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए, अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहता है, सो ध्यान देंगे। क्या है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, एक तो न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। ठीक है, यानी कि तो 2 से स्टार्ट होगा तो लिखिए, लिखा हुआ है 2 3 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। ठीक है, सवाल भी वही कहता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत है, तो निकाल दिया गया। अब सबको जोड़ दिया गया है, जोड़ने के बाद कितने 129 आया। 129 को 10 से भाग लगाएंगे, क्यों लगाएंगे 10, क्योंकि 10 संख्या बोला गया, 10 अभाज्य संख्या बोला गया, निकाल दिया गया, यानी 12.9 इसका उत्तर हुआ। नोट में ये भी लिखा हुआ कि एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, यह एक विषम संख्या है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब होगा 12.9, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त में पी ए और पी बी क्रमशः बिंदु ए और बिंदु बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। दीर्घ चाप ए बी पर एक बिंदु सी है,
यदि AC बराबर 50 डिग्री तो APB यानी कोण APB की माप ज्ञात कीजिए। फिगर भी बनाया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, 2 गुने परिधि पर अंतरित कोण, ठीक है। यानी कोण ये वो बी यानी इस कोण की बात कर रहा है। ये वो बी बराबर क्या होगा, 2 गुने 50 बराबर 100 डिग्री, यानी 50 डिग्री दिया हुआ। ये CB का मान, ये इसका मान दिया हुआ, चूँकि हम जानते हैं कि परिधि पर का कोण इसका आधा होता है और इसका डबल होता है, ठीक है। यानी कोण O पर जो बना है उसका C से डबल बना, तो C पर कोण कितना दिख रहा है, 50 डिग्री दिख रहा है। तो 50 दूना 100 हो गया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कोण AOB बराबर 50 डिग्री 100 डिग्री हो गया, 50 का डबल, ठीक है, 100 डिग्री हो गया। अब कोण OAP इस ये कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री, चूँकि स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। एक स्पर्श रेखा अगर हम खींचते हैं तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये 90, यहाँ पे 90, कोण A पर भी 90 और कोण B पर भी 90 डिग्री कोण बना हुआ है, ठीक है। तो आगे इसमें है, तो कोण OAPB में देखिए क्या कहता है इसमें, कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यानी कोण APB 180 और इसमें घट जाएगा 100 डिग्री, कुल मिला के 80 डिग्री इसका मान होगा। किसका, कोण APB का, कोण AP यानी इस कोण का मान, कोण APB यानी इस कोण का मान कितना होगा, 80 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन C इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, ये भी अच्छा सवाल है। सवाल को देखेंगे। कहता है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, सही बात है। अभी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। जितना दाम किसी वस्तु पर लिखा रहता है, अंकित मूल्य किसे कहते हैं, किसी वस्तु में उसका जो प्राइस लिखा रहता है, दाम मूल्य लिखा रहता है, उसी को हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। अब कंपनी क्या करती है या दुकानदार क्या करता है, उस पर छूट देता है, तो 10% का छूट दिया। अभी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। दुकानदार को लागत मूल्य पर, जितना लागत क्या था पता नहीं, लेकिन उसी लागत पर 17% का लाभ हो रहा है दुकानदार को। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, और वह अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, अंकित मूल्य पर बेच दे रहा है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता, जैसे 10% छूट दे रहा है, यदि वह 10% छूट ना देकर अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे कितना % लाभ होता, ठीक है। आइए, आपको तो लग रहा है कि 10% जो छूट दे रहा है, छूट तो नहीं दे रहा, और 17% इधर, तो 17 10 कितना हुआ, 27 हुआ। आप 27% मार कर चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कैसे बनाया गया है, देखिए कहता है कि माना कि वस्तु का क्रय मूल्य आपका 100 रुपया ले लिया गया, ठीक है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हुआ, 17%, चूँकि 17% लाभ पर दे रहा है। अंकित वो क्रय मूल्य वही है, क्रय मूल्य जितना उसका खरीदारी लागत मूल्य 117 रुपये हो गया। लेकिन कहता वस्तु का अंकित मूल्य मालूम अभी नहीं कितना वो अंकित किया था, X रुपया माना गया है। छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, X का 100 माइनस 10%, यानी X का 90% होगा। प्रश्नानुसार X का 90% बराबर 117, यानी इस तरह से सोल्यूशन करके कितना निकला, X का मान 130 रुपया निकला। अब अंकित मूल्य पर लाभ मिलता है कि नहीं, तो 130 में 100 घटा देंगे, ठीक है। 130 में लागत उसका 130 में बेचा, लागत 100 रुपया उसका हुआ, लाभ कितना हुआ, 30 रुपया। अब 30/100 गुने 100 यानी कितना बचा, 30%। तो आंसर कितना है इसका, 30%। कितना आया, 30%। अभी तो आप देख रहे थे कि 10% तो वहाँ 27 होगा, लेकिन 27 नहीं होगा। इसलिए इन सब प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह का सवाल परीक्षा में पूछ सकता है, यानी ऑप्शन C इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है। एक व्यक्ति को 160 रुपया के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई।
यानी एक व्यक्ति क्या करता है कि 160 रुपया में 90 कलम बेचता है और 20% की हानि हो जाती है। अब 96 रुपया के कितने बॉल पेन बेचे जाए कि 20% का लाभ हो। यानी 160 रुपया में 90 पेन बेचता है तो 20% की हानि होती है, लेकिन यदि वह 96 रुपया में कितना कलम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है कि हानि होने के लिए कितना में बेचे 160 में, लेकिन यदि वह 20% लाभ पर बेचता है तब उसे टोटल बिक्री मूल्य कितना होता है। हालांकि बनाया गया है, आप देख सकते हैं क्या क्या है, क्या कहा है इसमें। देखिए कि एक बॉल पेन का बिक्री मूल्य मान के चलिए कितना होगा 160 यानी 90 कलम का बिक्री मूल्य 160 रुपया, तो एक कलम का कितना होगा 16/9 रुपया, और हानि कितना हुआ 20% हानि हुआ। अब 16/9 बराबर कितना होगा, है ना, 100 घटा 20/100 गुने क्रय मूल्य निकला गया। यानी इस प्रकार से क्रय मूल्य कितना निकला 20/9 रुपया, बिक्री मूल्य 16/9 रुपया, लेकिन क्रय मूल्य कितना हुआ 20/9 रुपया। आप बेचे गए पेनों की संख्या मान के चलिए x से, अब परसेंटेज कितना है, लाभ प्रतिशत 20% है। इस प्रकार से सोल्यूशन किया गया। अंत में इसका जवाब क्या आया, 96 रुपया में 36 बॉल पेन बेचने चाहिए। आइए इस सवाल को थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले ये ऐसा इसको इस तरह से बना सकते हैं कि सबसे पहले 160 रुपये से उसको तो आ गया क्रय मूल्य, अब कुल बिक्री मूल्य निकालिए। ठीक है, बिक्री मूल्य कलम तो 160 ही है, 90 ही कलम है। ठीक है, 90 कलम ही है, लेकिन यहाँ 96 रुपये के कितने कलम बेचे जाए कि 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले बिक्री मूल्य निकालिए इसका, हाँ बिक्री मूल्य का आपका 96 रुपये का। ठीक है, इसको इस प्रकार से देखते हैं, 160 रुपया इसका बेचने पर 96 इस प्रकार से इसका उत्तर कितना हुआ, 96 रुपया में 36 बॉल पेन बेचने चाहिए। यानी इसका जवाब सही होगा ऑप्शन ये, ऑप्शन ये इज राइट आंसर। अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है सो देखते हैं कि एक विक्रेता 225 रुपया की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपया में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें ओल झोल नहीं है। 225 रुपया में खरीदा, 225 रुपये में खरीदा, बनाया भी है, और 15 रुपया उस पर मरम्मती में खर्च करता, 225 15 कितना 240 हो गया, 240 आपका हो गया। ठीक है, अब घड़ी का बिक्री मूल्य कितना 300 रुपया, अब 300 में 240 घटा दीजिए, कितना बचा 60 रुपया, 60 रुपया उसका लाभ हुआ। अब हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, तो 60/240 गुने 100 काट दीजिए इसको। ठीक है, 60 चक्के कितना हो गया 40 हो गया, और 25 चक्के 100 हो गया, कितना हो गया 25%, 25%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 68 में 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, तो बच्चे की आयु कितनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सवाल देखिए। अब इसका जवाब है कि 2 वर्ष पूर्व औसत आयु 18 वर्ष आज वही है, तो बच्चे की आयु बराबर कितना होगा 2 वर्ष होगा। कितना होगा 2 वर्ष होगा। ऑप्शन ये इज राइट आंसर।
चलिए ठीक है, अगला सवाल चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करने के समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया, यानी 23 के जगह 32 लिखाया गया। और उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा। यानी 9 पूर्णांकों का एवरेज कितना है, 11 है, परंतु भूलवश कैलकुलेशन करते समय 23 को 32 लिखाया गया, यानी 23 के जगह क्या लिखा गया, 32 लिखा गया। 23 के स्थान पर क्या लिखा गया, 32 लिख दिया गया। ठीक है, यानी सही ये होना चाहिए, ये गलत रूप से लिखाया गया। ठीक है, तो उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा। आइए, 9 पूर्णांकों का औसत कितना हुआ, 11। पूर्णांकों का कुल योग कितना होगा, 9 × 11 = 99। अब परंतु भूलवश क्या किया कि 23 को 32 लिख दिया गया। अब नया संशोधित औसत क्या हो जाएगा, 99 + 23 और 32, उसमें जो गलती लिखा है उसको घटा देंगे, कितना होगा, 90। 90/9 = 10 है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। 70 क्या कहता है, सो ध्यान देंगे। 70 आपका क्या है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है ना। रूट इसका वर्गमूल निकालना है 156.25। फिर जोड़ है रूट 0.008 है, फिर है घटाव का चिन्ह है, फिर रूट है 0.0361 है। इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल 15। 156.25 का वर्गमूल कितना हुआ, 12.5। 0.0081 का घनमूल वर्गमूल कितना होगा, 0.09। उसके बाद इधर है आपका 0.0361 का वर्गमूल कितना आएगा, 0.19। और सबको जोड़ दिया गया, जोड़ घटा दिया गया। ठीक है, यानी 12.5 जोड़ आपका 0.09 जोड़ा गया और फिर 0.19 को घटाया गया, और कुल मिला के इसका उत्तर कितना है, 12.4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है कि ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों उस कार्य को करने में कितना कार्य करेंगे। ए काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, कितने दिन में। इसका सीधा सा फंडा है, सीधा इसका सूत्र इस टाइप का, अगर ए अकेले काम को 20 दिन में किया, बी उस काम को 30 दिन में, अगर दोनों मिलके काम करेगा तो इसका एक सूत्र है, दोनों को सबसे पहले गुना कर दीजिए। गुना किया गया है 20 × 30। उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, 20 + 30, बाकी का काम कर दीजिए, है ना। 20 और 30 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। 600/50, यहाँ 600 ऊपर लिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 12×5 = 60, यानी 12 दिन में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 12 दिन। ठीक है, चलिए आइए, एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 72 है, कैलकुलेशन का है ना। गुना वाला है, तो आप गुना आप जानते ही हैं कि गुना किस तरह पूर्णांक वाला गुना है। गुना कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 × 15 3 18/5 डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे 18/5 लिखिए। 5 × 15 3 18/5 गुने 18/5। ठीक है, जोड़ का चिन्ह यहाँ पे है, 5 × 15 जोड़ गुना हो गया, जोड़ है 5 × 15 18, डायरेक्ट लिख दीजिए इसको 18। 5 × 15 3 18/5, यानी 36/5 कर दीजिए इसको सीधे। फिर यहाँ पे आपका
गुने 2/5, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जोड़ है, फिर यहाँ 2 दूना 4, 4/25, यही ना है। अब काटिए इसको, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। या तो इसका कॉमन निकाल सकते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 चलते हैं हम लोग कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं। 5 घंटे मतलब घंटी जो बजती है ना, वो क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड में, सेकेंड के अंतराल में बजते हैं। कितने सेकेंड के बाद वे फिर एक साथ बजेंगे, ठीक है। 5 घंटा माने घंटा जिसको घंटी कह सकते हैं, ठीक है। 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 और 9, 12 सेकेंड के अंतराल में बजते हैं, ठीक है। यानी 6 सेकेंड हुआ तो पहला घंटा, फिर 7 सेकेंड के बाद, 8 सेकेंड के बाद, यानी इतना का डिफरेंस है। तो कितने सेकेंड के बाद फिर एक साथ बजेंगे, यानी 6 बजे बजना शुरू करता है, ठीक है। एक फिर से सवाल देखते हैं कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, जो क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं, ठीक है। तो अगर वह एक साथ कितने सेकेंड के बाद वे फिर एक साथ बजेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका किसका, 6, 7, 8, 9 और 12 का। तो उसका एलसीएम कितना हुआ, 554, ठीक है। अतः 5 घंटे 504 सेकेंड बाद फिर एक साथ बजेंगे, यानी 5 घंटे, पाँचों घंटे। यानी कहने का मतलब है कि जो घंटा समझिए, घंटी जो बजने वाला घंटी, मिनट घंटा वाला नहीं समझिए, 5 घंटा 504 सेकेंड के बाद, कितना, 504 सेकेंड के बाद फिर से एक साथ बजेंगे, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले सवाल की ओर में चलेंगे। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है कि यदि त्रिभुज ABC B पर समकोणीय है और यदि उसकी AB तथा BC भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी कर्ण क्या होगी, उसकी कर्ण क्या होगी। तो हम सभी जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, H बराबर क्या होगा, √ 15, 20 का स्क्वायर कर दीजिए, लिखा भी है वहाँ, और यहाँ 20 का या 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर लिख दिया गया। देखो 15 का स्क्वायर 225 हुआ, 20 का स्क्वायर 400 हुआ, 400 225 625 है, यानी 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25, कितना होगा, 25, यानी इसका सही उत्तर 25 सेंटीमीटर। कर्ण कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगले सवाल की हम लोग बढ़ेंगे कि 750 रुपया अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट यदि 570 में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या थी। छूट कितना था, छूट कितना था, तो निकाल दीजिए। सबसे पहले डिफरेंस कितना का है, 750 में 570 में बेचा गया, कितना छूट, 15 में 7, 6 में 5, 180 हुआ क्या। ठीक है,
180 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। अब परसेंटेज भी निकालना है, तो 180 बटे यहाँ पे कितना पर छूट है, इसका अंकित मूल्य कितना था 750 गुने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसे काट दिए, 0 0 आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको, 5 दूना 10, अब 15 पचे 75, 15 से काट दीजिए इसको, 15 एका 15, 15 दूना 30, 12, 12 दूना 24%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की हम लोग चलेंगे। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, ध्यान देंगे कि ए, बी और सी मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपये कमाते हैं। बी और सी मिलकर 76 रुपये कमाते हैं, तो सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी होगी। ठीक है, ए बी प्लस सी कितना कमाते हैं 150 रुपया, तो ए और सी कितना हो जाएगा 94। ठीक है, ए और सी कितना हो जाएगा 94 दिया हुआ, और बी और सी 76 दिया हुआ। ठीक है, तब क्या किया जाए, दो को समीकरण बन गया और दोनों समीकरण निकाला गया इसमें, तो इसका मतलब है कि ए प्लस 76 बराबर 150 समीकरण 3 से इसको सेट किया गया, यानी कुल मिला के ए का मान आपका आ गया 175 घटा 76 74 रुपया आ गया, और सी का मान 94 में 74 को घटा दिया गया 20 रुपया आया, यानी सी की प्रतिदिन की कमाई कितना हुआ 20 रुपया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 देखते हैं क्या कहता है। ये भी अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, जिसका आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इस प्रकार बताए गए शंकु की ऊंचाई बनाए गए होना चाहिए। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। आइए सवाल देखते हैं ठीक से, व्याख्या में आए। आने को कहने का मतलब है कि इसको उत्तर डी दिया हुआ, डी कैसे होगा उसे दिखाया गया है। गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, यहाँ प्रश्न में कहता है कि गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, यानी गोले को गलाया जाता है और शंकुआकार में उसको ढाला जाता है, तो आयतन तो बराबर होगा, यानी इसलिए लिखा गया गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन हम लोग जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई क्यूब, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच है। इस तरह से कैलकुलेशन किया गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब में आर स्क्वायर भागा दिया गया तो आर केवल बचा, तब 4r 3 3 कैंसिल हुआ, यानी 4r बराबर क्या हुआ h बराबर क्या होगा h/r, यानी 4:1, यानी इसका उत्तर क्या होगा 4:1। ठीक है, यानी ऊंचाई 4 होगा और त्रिज्या 1 होगा, यानी इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 78 है। आगे देखते हैं क्या कहता है इसमें कि 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निम्नलिखित में किसके बराबर है। यानी ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और सारा का सारा जितना ऑप्शन दिया मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, यह बदला हुआ है। ठीक है, क्या किया गया है कि 30.6 को 1000 से गुणा किया गया, ये पहले किलोमीटर था अब इस मीटर में बदल गया, और यहाँ पे क्या 1 घंटा है तो 1 घंटा को सेकंड में बदला गया, यानी 60 गुना 60 3600 सेकंड, यानी 3600 सेकंड बराबर 1 घंटा होता है कि नहीं। तो फिर इसका कैलकुलेशन किया गया है, तो 306 में 36 को भागा दिया, 36 से भागा दिया गया, यानी 8.5 मीटर प्रति सेकेंड इसका जवाब है, 8.5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 79 है। क्या कहता है,
राम ने एक स्थान से जेड से पी तक 130 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा की। उसने पहली यात्रा 75% दूरी 2/3 समय में तय की और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय की। अब x/2 का मान ज्ञात करें। ठीक है, x/2 का मान। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है, माना कि कुल दूरी 130 किलोमीटर मान लिया गया है। लिया गया समय कितना हुआ, 130/30 = 1 घंटा। ठीक है, और दूरी का 3/4 है, 130 × 3/4 किलोमीटर हो गया, यानी 97.5 किलोमीटर हो गया। इधर क्या हुआ कि 97.5 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर क्या हुआ, 2/3 घंटा। तो शेष दूरी कितना हुआ, यानी 130 में 97.5 को घटा दिया गया, यानी 32.5 यहाँ पे बचा। और समय क्या कहता है, 1/3 घंटा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 32.5 बटे 1/3। यानी इस प्रकार से इसको हल किया गया, कितना आया, 97.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन क्या कहता है, x/2 कहता है, इसलिए x के जगह 97.5 रखा गया, अब बटे 2 हो गया, यानी इसका कितना हुआ, 48.75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 80। किसी संख्या के 1/4 भाग का 2/3 भाग 50 के बराबर है। किसी संख्या के 1/4 भाग का 2/3 भाग 50 के बराबर है, तो संख्या क्या होगा। ठीक है, तो बस सिंपल सवाल, ज़्यादा भारी सवाल नहीं है, कठिन सवाल है नहीं। देखिए, माना कि संख्या x मान लिया गया, तो x कहता है 1/4, तो गुने 1/4 हो जाएगा। फिर कहता है उसका 2/3 भाग, तो गुने 2/3 हुआ। गुण बराबर कितना, 50 होता है। इसका सोल्यूशन किया गया, 2 दूना यहाँ 4 कट गया होगा। ठीक है, यहाँ 2 बचा, 3 दूना 6 हो गया, और 6 को 50 से गुना किया तो कितना हो गया, 300। कितना हुआ, 300। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं क्या कहता है। कि एक खंभे की लंबाई 1/5 भाग कीचड़ में, एक खंभा है जिसका 1/5 भाग क्या है, कीचड़ में, आधा भाग पानी में, और 10 फीट की लंबाई का शेष भाग पानी के बाहर है, तो खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए कैसे किस तरह से इसका बनाया गया। माना खंभे की लंबाई गुने फीट, तब प्रश्नानुसार क्या होगा, खंभे की लंबाई का कीचड़ में भाग कितना होगा, 1/5 होगा। सही बात है, लंबाई को x मान लिया गया टोटल, और उसका 5वां भाग यानी 1/5 भाग कीचड़ में, तो कीचड़ में भाग कितना हो गया, ये लिख दिया, 1/5 हो गया। अब खंभे की लंबाई का पानी में भाग कितना हुआ, क्या कहता है, आधा भाग पानी में, आधा भाग मतलब 1/2, यानी 1/2 भाग क्या हो गया पानी में। बचा अब कितना, 10 फीट, कितना बचता है, 10 फीट है। तब 1/5 जोड़ 1/2 बटा प्लस 10 बराबर ये हो गया x हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन किया गया, अंत में क्या आया, यहाँ पे किया गया, अंत में खंभे की कुल लंबाई कितना हुआ, 33 फीट 4 इंच। 33, ठीक है, 33 फीट 4 इंच। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए, तो परीक्षा में बैठे लड़कों की संख्या बताएं। ठीक है, अब क्या कहता है, देखिए इसका कहता है दोनों विषयों में फेल लड़कों का प्रतिशत, दोनों विषय में 100, 80 + 85 - 75%। ठीक है, यानी ये सब क्या है, दोनों विषयों में फेल लड़कों का प्रतिशत। दोनों विषय में कौन कौन फेल है सो देख लीजिए, सबको जोड़ दिया गया। ठीक है, 100 में से 80 85 जोड़ा गया, फिर 75 घटाया गया, फिर 100 में घटेगा, यानी कुल मिला के 10% जो बच्चे थे वो दोनों विषय में फेल थे। माना कि परीक्षा में बैठे लड़कों की संख्या x है, परीक्षा में कितना स्टूडेंट बैठा ये तो पता नहीं,
उसको x मान लिया गया है। अब प्रश्नानुसार क्या है कि x का 10% कितना हुआ, बराबर 45, क्योंकि यहाँ कहा है कि यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए, क्योंकि आप परसेंटेज में निकालें 10% आया, लेकिन रियल में 45 ही है, ठीक है। यानी x का 10% बराबर 45, यानी कुल मिला के इसका जवाब कितना होगा, 450 होगा टोटल, है ना। यानी परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या कितना होगा, 450। कितना होगा, 450। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोण योग से बड़ा हो। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दोनों कोणों के योग से बड़ा हो तो वह त्रिभुज होगा। जैसे कहने का मतलब है कि एक त्रिभुज हमने बनाया, चलिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज मान के चलिए, ठीक है। मान के चलिए इसको हम 50 मान लेते हैं, ठीक है, या इसको आप 40 मान लीजिए, ये आपका 40 हो गया, ठीक है। और ये आपका 60 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, इस तरह से नहीं हो पाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बड़ा हो तो वह त्रिभुज कहलाएगा। वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। यानी इसका चित्र अगर बनाएंगे तो चित्र आपका ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए, अधिक कोण त्रिभुज, इसलिए कि ये अधिक कोण है, ये आपका 90 से अधिक है, इसको अधिक कोण त्रिभुज हम लोग कहेंगे। इसका मान जो है, यानी इसको ऐसे समझिए, ये बी सी, यानी कोण बी का मान ये दोनों के जोड़ने के बाद इस दोनों से ये अधिक होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 की ओर चलेंगे। 84 कि गणित में स्थानीय मान संकेत की सभ्यता का देन है। गणित में स्थानीय मान हम लोग जो निकालते हैं, प्लेस वैल्यू जिसको बोलते हैं, ये किस सभ्यता की देन है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इराकी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। देखिए जवाब दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि गणित में स्थानीय मान की अवधारणा मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है। इस सभ्यता के लोगों ने 60 की इकाइयाँ, है ना, आगे इसमें दिया हुआ गणना करने की प्रणाली विकसित की थी, जिसे षट दार्शनिक प्रणाली कहा जाता है। उन्होंने 1, 10 और 60 के विशेष चिन्हों का उपयोग किया जो स्थानीय मान प्रणाली की नींव थी। यानी कुल मिला के समझ लें कि गणित में स्थानीय मान संकेत की सभ्यता की देन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है। चलिए, अच्छा सवाल था। अगले सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 85 है कि निम्नांकित में कौन प्रसिद्ध गणितज्ञ है। आइए अब क्वेश्चन नंबर लोग 86 देखते हैं कि एक सम चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 5580 मीटर स्क्वायर है तथा इसका एक विकर्ण 70 मीटर लंबा है। इस खेत की भुजा की माप क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि विकर्ण दिया हुआ, ठीक है। यानी ऐसे समझिए, इसका फिगर इसका इस तरह से बनल होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है।
क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका विकर्ण, विकर्ण ऐसे समझ लीजिए इसको, ये विकर्ण आपका दिया हुआ, ये 70 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको मान लिया गया है कि विकर्ण D1 बराबर 70 है। सम चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल, उसका सूत्र लिख दिया गया है 1/2 गुने D1 इंटू D2 बराबर 5580। फिर यहाँ पे सोल्यूशन किया गया है, D2 का मान कितना निकला 58 यानी 5880/35 यानी कितना निकला, D2 बराबर कितना निकल गया 168 मीटर। अब ये वो बी में निकाला गया है, ठीक है। इस प्रकार से ए बी का मान कितना आया 91। कहने का मतलब ये हुआ कि भुजा की माप कितनी हुई 91 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितनी प्रतिशत ज़्यादा है। 20% कम है तो ज़्यादा कितना होगा, इसका एक ट्रिक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बनाइए, इस तरह का सवाल को बहुत आसान तरीके से बनाना चाहिए। देखिए बहुत मैं बता रहा हूँ मैं, अच्छा ट्रिक। 20% कम है तो सबसे पहले 20 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, 20 यहाँ पे लिख दीजिए। अब 20 कम होने पर कितना बचा 80, 100 में 80 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। आप गुने क्या कीजिए, यहाँ पे 100 कर दीजिए, क्या कर दिए 100 कर दीजिए। और इसको क्या कीजिए काट दीजिए, 0 0 खत्म, 2 चक्के 8, 25 चक्के 100, कितना हुआ 25%। 25% कितना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना। 20% कम है 20 लिख दिए, 100 में 20 घटा दिया, 80 और गुने 100 कर दीजिए। यदि यहाँ पे रहता है 20% वृद्धि तो 20 तो लिखते, यहाँ 120 करते, बस कुछ नहीं करना है इसमें। अगर उस तरह से बनाइएगा मान के 100 मानिए x मानिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इस ट्रिक से बहुत कम समय में बनेगा, यही ट्रिक इसका है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, सो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 88, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर 20% लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 यानी 30 रुपया 80 पैसे का लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया मान लिया गया। प्रश्न के अनुसार x गुने 20/100 बराबर 30.80 रुपया हो गया। इस तरह सोल्यूशन किया गया, इसका x/5 बराबर 30.8 यानी कुल मिला के 184 रुपया 80 पैसा इसका हुआ, ठीक है। यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि दो सकेंद्रित वृत्तों के बीच घिरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 264 मीटर है। वृत्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई 3 मीटर है। पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। सकेंद्रित वृत्त किसे कहते हैं, जिसका एक ही केंद्र हो लेकिन त्रिज्या अलग अलग हो, ठीक है। तो इस तरह से बनाया गया है। पथ की आंतरिक परिधि 264 मीटर है, अंतः त्रिज्या r मीटर माना गया है। तो क्या हो जाएगा, इसका परिधि क्या होगा 2 पाई r बराबर 264 यानी r का मान कितना निकला 42 मीटर। बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी है 42 + 3, चूँकि 3 मीटर जो है वो चौड़ा है तो 3 मीटर बढ़ जाएगा यानी 42 3 कितना हो जाएगा 45 होगा। बड़ी त्रिज्या कितनी होगी 45 मीटर। अब पथ का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर। इस तरह से निकाला गया है यानी कुल मिला के इसका उत्तर सोल्यूशन किया गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 820.286 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 820.286, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की हम लोग बोलेंगे।
अगला सवाल बड़ा आसान दे दिया है, कोई बात नहीं, कुछ कठिन सवालों के साथ साथ कुछ आसान सवाल भी रह सकते हैं, इसमें कोई। चलिए, क्या कहता है 7852 में 8 तथा 5 के स्थान मान का अंतर क्या होगा। 7852 में 5 का स्थानीय मान कितना हुआ, 2 का स्थानीय मान कितना, सॉरी इसमें 8 और 5 का बोला गया। 5 का स्थानीय मान कितना होगा 50, ठीक है, और 8 का स्थानीय मान कितना होगा 800, ठीक है। अब 800 में क्या कहता अंतर ज्ञात कीजिए। 800 में 50 घटा दीजिए, कितना बचा 750। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए, तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने बड़े ही इम्पोर्टेंट सवालों को देखे। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, आज इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग नए टॉपिक में मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ, नए तरीके के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।